फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पहला ऑनलाइन वीडियो है। आप लोगों को इस सिलेबस में काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी हुई हैं, जिसमें लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था डिमांड के बारे में। लगभग सभी चीज़ें ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा कुछ बचा होगा तो उसको हम बाद में पढ़ा देंगे। अगला इसमें टॉपिक है यूटिलिटी थियरी। सिलेबस में देखेंगे तो यूटिलिटी थियरी है। उस यूटिलिटी थियरी के अंतर्गत हमको लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है, इक्वी मार्जिनल रिटर्न पढ़ना है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो पहला हम लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम जान लें कि यूटिलिटी होता क्या है। इसको भी हम पहले बता चुके हैं, फिर भी आप दोबारा देख लीजिए। द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी, या कमोडिटी के अलावा आप कर सकते हैं गुड्स भी बोल सकते हैं या सर्विसेज भी बोल सकते हैं। द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए गुड्स और कमोडिटी और सर्विसेज इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब किसी वस्तु या सेवा की द्वारा किसी की आवश्यकताओं की संतुष्टि की क्षमता को उपयोगिता बोलते हैं। या दूसरा डेफिनेशन हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि उपयोगिता से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा की उस शक्ति से है जिससे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। मान लीजिए कि किसी की कोई आवश्यकता है तो वो किस वस्तु से कितना संतुष्टि मिल रहा है, जितना ज़्यादा संतुष्टि होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा उपयोगिता होगी। तो उपयोगिता को सीधा सीधा मापने का मेजरमेंट यही है कि सेटिस्फेक्शन, कि किससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक, हर चीज़ का उपयोगिता अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जैसे अब किसी को भूख लगा है तो कोई खाद्य पदार्थ है, रोटी मान लीजिए है, तो रोटी जिसको भूख लगा उसके लिए उस रोटी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भूखा व्यक्ति है वो उस रोटी से ज़्यादा संतुष्ट होगा। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भूख नहीं लगा है, उसको वो रोटी खाएगा तो उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका पेट भरा हुआ है, उसे भूख नहीं लगा है। वैसे ही किसी व्यक्ति कोई बीमारी है और उस बीमारी की दवा है, तो दवा उस मरीज के लिए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, ज़्यादा उसको संतुष्टि देगा, तो वह दवा उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा उपयोगी हो गया, उसकी उपयोगिता ज़्यादा हो गई। वही दवा किसी स्वस्थ पुरुष के लिए जिसको उस दवा की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उससे कोई संतुष्टि उसको नहीं मिलेगा। तो समझ में आ गया कि उपयोगिता क्या है। ठीक, अब अगला देखते हैं इस ला को, लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान सिद्धांत। इस सिद्धांत में मतलब है क्या। तो इस सिद्धांत में देखने से पहले आप देख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सीमांत उपयोगिता होता क्या है। इसका डेफिनेशन छोटा सा है, सेटिस्फेक्शन डिराइव्स फ्रॉम ईच सिंगल यूनिट, मतलब प्रत्येक इकाई से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या कितनी उपयोगिता हो रही है। मतलब एक सिंगल यूनिट की यहाँ बात करते हैं। जैसे आप लोग मार्जिनल प्रोडक्शन पढ़े होंगे, उसमें भी प्रत्येक यूनिट की जब इनपुट में जब वृद्धि करते हैं तो टोटल आउटपुट में जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। वैसे ही यहाँ पर भी है कि प्रत्येक यूनिट से अलग अलग कितना मिल रहा है। इसको आगे भी टेबल के माध्यम से समझाया जाएगा। ठीक, और जब सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ लिया जाता है तो टोटल यूटिलिटी हो जाता है। तो दो प्रकार का हो जाता है, एक एमयू बन जाता है और एक टीयू हो जाता है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। तो अब यहाँ आप सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान सिद्धांत का जो स्टेटमेंट है उसको देख लीजिए। When a consumer consumes a particular commodity continuously, then the utility derived from each successive unit goes on diminishing। इसका आप हिंदी देखना चाहते तो हिंदी देख सकते हैं इसका। कोई व्यक्ति किसी एक निश्चित समय पर जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों, उत्तरोत्तर मतलब कि अगली इकाइयों का लगातार उपभोग करता जाता है, वैसे वैसे उस वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता के घटते चले जाने की इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कहते हैं। मान लिया कि एक व्यक्ति को भूख लगी है, वह जैसे जैसे रोटियों का उपभोग करता जाता है वैसे वैसे रोटी की प्रत्येक इकाई से उसे जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है उसे ही
सीमांत उपयोगिता के आवास नियम में हम अध्ययन करते हैं। मतलब ये ला हमको ये बताता है कि कोई व्यक्ति जब कंजप्शन शुरू करता है किसी चीज़ का, तो जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो यूटिलिटी है घटता जाएगा उस वस्तु की। जैसे यहाँ पे रोटी का आपने देखा था एग्जांपल, मान लीजिए कि आपको बिस्किट खाना है, तो पहले बिस्किट खाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा लगेगी, आप ज़्यादा संतुष्ट होंगे। अगला जैसे यूनिट खाएंगे तो कुछ कम आपको अच्छा लगेगा, फिर अगला खाएंगे तो फिर कुछ कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप बिस्किट खाते जाएंगे तो उसका जो है संतुष्टि उससे मिलना कम हो जाएगा, क्योंकि आपका भूख जो है मिटता चला जाएगा। और एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि जीरो हो जाएगा, फिर निगेटिव चला जाएगा। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब इस नियम का है कि जब भी कोई कंज्यूमर कोई चीज़ को कंज्यूम करे लगातार, यहाँ पे दिया ना कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे जो कंजप्शन करना है वो लगातार करना है एट ए टाइम। ऐसा नहीं कि आज करें फिर 2 दिन बाद करें, तब उसकी यूटिलिटी मेंटेन हो जाएगी, या तो हो सकती है बढ़ती जाए। लेकिन ये ला कह रहा है कि यूटिलिटी घटेगी। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि कंटिन्यूसली मतलब पर्टिकुलर एक टाइम पे, तब जाके वो देन द यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब होता है कि घटते चले जाना। और जो यूटिलिटी है वो प्रत्येक सक्सेसिव यूनिट जो आप खाते चले जा रहे हैं बिस्किट अगले यूनिट से घटते चली जाती है। नॉर्मल सी बात है, आपके साथ भी अगर आप पानी पूरी खाने जाएँ या कुछ भी खाने जाएँ तो पहले वाला कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा, दूसरा वाला कुछ कम हो जाएगा, तीसरा वाला कुछ कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे 10-12 खाएंगे, उसके बाद ऐसा लगेगा कि अब आप नहीं खा पाएंगे। फिर वैसा अब उसके ज़्यादा भी ज़बरदस्ती खाएंगे तो आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जो नेगेटिव चला जाएगा। तो ये ला यही कहता है। समझ गए होंगे, अब हिंदी में भी हो गया, इंग्लिश में भी हो गया। अब हर ला का कुछ ना कुछ एजम्पशन होता है। एजम्पशन मतलब कि किन परिस्थितियों में ये ला फॉलो होगा, कब लागू होगा। कुछ ऐसा चीज़ें होती है जिनको कांस्टेंट मान लिया जाता है कि हाँ ये रहेगा तभी ये ला काम करेगा, अन्यथा ये ला फेल हो जाएगा। तो उसी चीज़ को जिन जिन कांस्टेंट का अध्ययन हम जिसमें दिखाते हैं उसी को एजम्पशन ऑफ कहते हैं। मतलब एजम्पशन ऑफ ला, इस ला के कौन कौन से कांस्टेंट है, कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें ये ला काम करेगा। अगर वो परिस्थिति नहीं रहेगी तो ला फेल हो जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए एजम्पशन में पहला यूटिलिटी मस्ट बी मेजर्ड। मतलब है कि उपयोगिता जो है वो मापने योग्य होना चाहिए। मतलब किसी यूनिट में उसको माप लें, तो या पैसे में मापें या किसी कोई एक उसका मापांक बना दें, इकाई में मान लीजिए कर दें। लेकिन एक माना गया है इसका मापने का तरीका यूटिल्स में, UTILS है। यूटिल्स में मतलब कि जैसे कोई चीज़ खा रहे हैं तो हो सकता है उससे 50 यूटिल्स आपको सेटिस्फैक्शन मिले, फिर अगला यूनिट खाएँ तो 40 यूनिट हो गया, या ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। मतलब यूटिल्स एक मापांक मान लेंगे। जैसे अब होता है दूरी को मीटर में नापते हैं, कोई द्रव्य है तो उसको लीटर में नापते हैं, वजन को ग्राम में नापते हैं। वैसे ही यूटिलिटी को मापने के लिए यूटिल्स पैमाना बनाया गया है। तो पहला जम्सन ने कहा था कि यूटिलिटी मस्ट बी मेजर्ड। मतलब यूटिलिटी जो है मापने योग्य होना चाहिए, वो उसको किसी न किसी यूनिट में हम माप सकें। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं जिसको ना समझ में आए इंग्लिश। अगला है रेशनल कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है, मतलब विवेकपूर्ण उपभोक्ता इसका हिंदी होगा। जो उपभोक्ता है वो समझदार होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए, कि उसको समझ हो कि हाँ हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, हमको अगले यूनिट सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है या बढ़ रहा है, कोई चीज़ खट्टा है, मीठा है, अच्छा है, बुरा है, इस चीज़ का समझ होना चाहिए। रेशनल कंज्यूमर का मतलब ये है। अब अगला देखिए इसमें, इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। जो उपभोक्ता की आय है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ उपभोग हो रहा है तो शुरुआत में उसका इनकम कुछ और है, बाद में कुछ और हो गया। जैसे होता है कि ना, एक मान लीजिए सूखी रोटी है तो वो एक अमीर व्यक्ति के लिए उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उसको, जबकि गरीब व्यक्ति उसी में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब वही रोटी सेम है, लेकिन एक इनकम बेस पे जो दो डिफरेंस लोग हैं, एक गरीब के व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता ज़्यादा हो जा रही है और एक अमीर व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता कम हो जा रही है। तो इनकम का मतलब ये हो गया कि इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। जो इनकम है वो स्थिर होना चाहिए, तभी ये ला काम करेगा। इनकम कम अधिक हो गया तो सकता है सेटिस्फेक्शन पहले मिल रहा हो, बाद में अधिक और मिलने लगे तो एक कम, तो ये लाभ फेल हो जाता है। ठीक। और अगला है ओनली वन कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड एट ए टाइम। केवल एक ही वस्तु का उपभोग एक समय पे होना चाहिए। जब इस ला का अध्ययन करेंगे तो जैसे हमने रोटी का एग्जाम्पल लिया, तो
एक समय पे केवल अब रोटी का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो रोटी रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि रोटी खाते खाते बीच में बिस्किट खाना शुरू कर दिए, अगली बार मिठाई खाना शुरू कर दिए, अगली बार चॉकलेट खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जिस चीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं तो किसी एक कमोडिटी को हम लेंगे, उसी को पर्टिकुलर अब 1 रोटी खाएं, फिर दूसरा बार दूसरी रोटी खाएं, तीसरी रोटी खाएं, चौथी रोटी खाएं, ऐसे करके खाएंगे तब आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाएगा, उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी। लेकिन अगर कमोडिटी आप चेंज कर देंगे तो ये लाभ फेल हो जाएगा। तो हमको कमोडिटी सेम होना चाहिए और एट ए टाइम मतलब जब अभी बताएं आपको कि समय जो है वो एक ही समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज करेंगे फिर 2 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद, ऐसा नहीं। टाइम भी होना चाहिए और लगातार भी करना चाहिए और कम्युनिटी भी सेम होना चाहिए। ठीक। अगला है क्वालिटी, क्वांटिटी एंड साइज ऑफ गुड्स मस्ट बी कांस्टेंट। किस जो वस्तु आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है, गुणवत्ता, वो क्वांटिटी मात्रा, उसकी साइज आकार क्या है, सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब स्थिर होना चाहिए, नियत होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए कि अगली बार छोटी बिस्कुट खाएं अगली बार बड़ा बिस्कुट खा लिए, या पहली बार छोटा बिस्कुट खाएं अगली बार, तो मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ उसका क्वालिटी जो है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछली बार क्रीम बिस्किट खाएं अगली बार सिंपल बिस्किट खा लिए। ठीक। तो क्वालिटी भी है उसका, क्वांटिटी जो उसका वजन हो, साइज हो, सब एक होना चाहिए। अगला है कंजप्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। जो उपभोग है, जिस चीज़ का आप लगातार उपभोग कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। जो अभी ऊपर भी बताए हैं चीज़ को कि ये, और डेफिनेशन में भी दिया है कंटिन्यूअसली। ठीक। तो लगातार होना चाहिए। अब आज एक बिस्किट खाएं, फिर तुरंत अगला बिस्किट खाएं, फिर तुरंत तीसरा चौथा, ऐसे करके तुरंत खाएंगे तब जाके आपकी सेटिस्फैक्शन जो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब एक बिस्किट आज खाएंगे, फिर एक अगले दिन खाएंगे, फिर एक अगले दिन खाएंगे, फिर एक अगले दिन, तो आपका सेटिस्फैक्शन कभी कम नहीं होगा, वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि जैसे हम लोग घर पे भी भोजन करते हैं, रोज़ रोटी खाते हैं, रोज़ चावल खाते हैं, तो हमारी सेटिस्फैक्शन उससे कम नहीं होती है, हमारी यूटिलिटी उससे कम नहीं होती है, हम रोज़ाना उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। लेकिन वही जब लगातार कर रहे हैं कि लगातार रोटी खाते जाइए, रोटी खाते जाइए, रोटी खाते जाइए, एक ही दिन एक ही टाइम पे लगातार, तब जाके आपकी यूटिलिटी कम होगी, सेटिस्फैक्शन कम होगी। ठीक। अगला है नो सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट भी इंट्रोड्यूस। कोई सब्सिट्यूट यूज नहीं करना है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं यूज करना है इस लॉ के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ खा रहे, समोसा खा रहे हैं आप, अब समोसा के बाद में अब अचानक उसको चेंज कर दीजिए, सब्सिट्यूट ला दीजिए कि समोसा नहीं, जब हम कुछ और खाएंगे। सब्सिट्यूट नहीं यूज करना है, जब समोसा खा रहे हैं समोसा ही खाइए। और कॉम्प्लीमेंट मतलब जो चीज़ खा रहे हैं उसके साथ कोई अन्य चीज़ को ऐड मत कीजिए। जैसे मान लीजिए कि समोसा खाएं, पहला समोसा सादा खा लिए, दूसरा समोसा चटनी के साथ खा लिए, तो क्या होगा कि पहले में आपको सेटिस्फेक्शन जितना मिलेगा अगले में और ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि अगली बार आपने एक कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है, आपने चटनी यूज़ किया है। तो आपका, जबकि ये ला क्या कह रहा है कि पहले से जब अगली इकाई में जाएंगे तब आपका जो यूटिलिटी कम हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आप दूसरी बार में कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर लेंगे, तो दूसरे में सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी, तो लाभ फेल हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप, इतना इतना एजम्पशन था। अब इसके आगे हम लोग टेबल पढ़ेंगे इसका। शेड्यूलर टेबल इसमें देख लीजिए। हमने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे किसी यूनिट को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। तो आप इसमें देखिए यूनिट वाले में कि एक एक यूनिट बढ़ रहा है, 1 2 3 हो रहा है, फिर 8 तक आया है। और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी का जो, इसमें देखिए पहले यूनिट से आपको 50 यूटिल्स का, यूटिल्स इसका मापने का जो पीछे पहले बता चुके हैं, तो इससे आपको 50 मिला, फिर अगली बार 40 मिला, फिर 30 मिला, फिर 20 मिला, फिर 10 मिला, ऐसे ऐसे चीज़ घटता जा रहा है। फिर 0 हुआ, -10 हुआ, -20 हुआ। तो आप जिसे ऊपर ला क्या कहता है कि हर अगली यूनिट से पिछली यूनिट की 50 घटती जाती है। इसमें पहले 50 मिला, दूसरे में 40 मिला, तो ये टेबल जो दिख रहा है कॉलम MU वाला मार्जिनल यूटिलिटी का, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम यूनिट को बढ़ाते जाते हैं, पहले कॉलम में 1 2 3 4 5 हुआ ना, वैसे वैसे इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है घटती चली जाती है और लास्ट में 0 हो जाएगा। उसके बाद से और आगे बढ़ेंगे तो निगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। अब टोटल यूटिलिटी का कॉलम देख लीजिए, TU का। TU में हमने बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते जाएंगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। तो पहले में 50 है,
दूसरे में 90 है। उसके बाद आप हर हर मार्जिनल यूटिलिटी को इसमें जोड़ते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें। पचास से 90 हुआ, 90 से फिर 30, 90 में हम 30 इसको जोड़ दिए 30 को तो 120 हो गया। फिर इसमें 20 जोड़ दिए तो 140 हो गया। फिर 10 जोड़ दिए 150 हो गया। अब इसमें जीरो जब जोड़ेंगे तो 150 ही रहेगा। फिर अब निगेटिव हो गया MU तो -10 हो गया तो इसे 140 हो गया। फिर -20 हुआ तो 120 हो गया। तो आप इसके MU के सहारे आप TU को बना सकते हैं। ठीक, अब AU एक है तो इसको आप ये ज़्यादा कॉलम कंपलसरी नहीं है, इसको आप बना भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करेंगे। अब इसको एवरेज निकालना रहता है। एवरेज मतलब क्या करते हैं, जितना टोटल रहेगा उसमें से यूनिट से भाग दे देंगे। यहाँ पे देखिए 50 है, 50 को 1 से भाग देंगे तो 50 ही आएगा। फिर 90 को 2 से भाग देंगे तो 45 आएगा। 120 से 3 से भाग देंगे तो 40 आएगा। ऐसे आप खुद कर सकते हैं इसको। एवरेज में यही होता है कि प्रति यूनिट से कितना मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 2 यूनिट से 90 मिला है, 1 से कितना मिलेगा भाग देंगे तो निकलेगा। 3 से आपको 120 मिला तो 1 से कितना मिलेगा तो भाग देंगे निकलेगा। ठीक, ये एवरेज हो गया, ये टोटल हो गया। लेकिन इसका एक कॉलम उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये तीनों कॉलम इम्पॉर्टेंट है। अब इस कॉलम के सहारे, इस टेबल के सहारे हम अब उसको ग्राफ बनाएंगे। इसी डाटा को हम ग्राफ पेपर पे फीड करेंगे। आप इसको देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि नीचे वाले जो एक्स अक्ष है इस पे हम नंबर ऑफ यूनिट्स को फिल किए हैं। और जो वाई अक्ष है जो वर्टिकल में है उसमें हमने यूटिलिटी को फिल किया हुआ है। अब इन दोनों से हमको इसी टेबल के सहारे हम इस ग्राफ को बनाएंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी और यूनिट्स को यहाँ से देख लीजिए। यूनिट्स है नीचे वाले में और वर्टिकल फॉर्म में जो है यूटिलिटी है। तो पहले में देखेंगे 50 है, तो यहाँ पे आप 50 डाटा फीड हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे इस बिंदु पे। फिर टोटल यूटिलिटी में जाएंगे, अगला में तो 90 है, तो यहाँ पे ये डाटा जो फीड हुआ है 90 के सामने फीड हुआ है। फिर अगला 120 है, फिर 140, 150, फिर 150, ये दोनों सेम हो गया है 150। इसके बाद से फिर 140 आया, फिर 120 आया है। तो ऐसे ऐसे सारे पॉइंट को मिला के चले जाएंगे। नीचे जाएंगे ना, जैसे यहाँ 8वें नंबर पे 120 है तो 8वें नीचे से देखेंगे 8वां, ऊपर देखेंगे 120। ऐसे आप यहाँ से लेकर के ऐसे करके ये आपका TU लाइन है। TU लाइन मतलब टोटल यूटिलिटी का लाइन, टोटल यूटिलिटी दिखा रहा है। और अब यहीं से फिर 50 दोनों में कॉमन है मार्जिनल यूटिलिटी का। इस कॉलम को आप देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को, तो इसमें भी पहला 50 है पहले पे, दूसरे पे हो गया 40, तीसरे पे 30, दूसरे पे 40 फिल हुआ है, तीसरे पे 30 है, चौथे पे 20 है। ऐसे घटते घटते छठवें पे आकर के यहाँ पे 0 हो गया MU में। छठवें पे यहाँ पे देखिए 0 पे आया है, सातवें में -10 हो गया है, 8वें पे -20 हो गया। तो ऐसे सारे बिंदु को मिला देंगे तो ये आपका दोनों MU लाइन हो जाएगा। MU को कर्व भी बोल सकते हैं, MU लाइन बोल सकते हैं, या दोनों को भी TU लाइन या TU कर्व बोल सकते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है इसके नीचे जो कर्व बना हुआ है, लाइन बना हुआ है, ये MU को दिखाता है। जो इसके ऊपर है इधर का साइड जो है ये है TU लाइन। और जो 50 वाला बिंदु दोनों में कॉमन मिल रहा है। जब इसको ग्राफ बनाएंगे तो इसको अलग अलग पेन से बना सकते हैं, कलर चेंज करके, तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक, इस टेबल के सहारे, इस शेड्यूल के सहारे हमने इस ग्राफ को बना दिया। और इसको बनाने का हमने तरीका क्लास में भी एक बार बता दिए थे। अब इसमें रिलेशन देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन क्या है।
आप देख रहे होंगे इसमें टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। फिर टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम 150 हो गया है तो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया है। फिर जब टोटल यूटिलिटी घट रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, निगेटिव में चला गया है। तो इसी को आप रिलेशन एक दिखा देंगे। तो इसको हम यहाँ देख लीजिए, ठीक है, जब टी यू बढ़ती है तो एम यू घटती है। आप टेबल में देखेंगे या ग्राफ में देखेंगे तो यही चीज़ शो करेगा। अगला है जब टी यू अधिकतम होती है तो एम यू शून्य होती है। तो ये भी आप टेबल में देख सकते हैं, ऐसे ही दिखेगा। जब टी यू घटती जाती है तो एम यू ऋणात्मक होती जाती है। जब टी यू घट रही है 150 के बाद घट जा रही है, 140 हो जा रही है, फिर 120 हो जा रही है, एम यू जाकर ऋणात्मक हो गया -10 और -20। ठीक। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जहाँ पे ला काम नहीं कर पाता है इस सारे परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी। जैसे पर्सनल हॉबी या एस्पेक्ट है, जैसे आपको कोई चीज़ पसंद है, जैसे गाना गाना, डांस करना या क्रिकेट खेलना। तो जब आपकी पर्सनल हॉबी रहेगी तो जब आप दोबारा वो काम करेंगे, मतलब सेव होता है ना, पहली बार हमने कहा कि पहली बार जब कंजप्शन करेंगे फिर दूसरी बार करेंगे तो घट जाएगा, तीसरी बार और घट जाएगा, चौथी बार घट जाएगा। लेकिन क्या होगा, जब क्रिकेट खेलें तो पहली बार खेलेंगे तो हो सकता है कि उतने ही इंटरेस्ट के साथ खेलें, उतने ही संतुष्टि के साथ खेलें, अगली बार और ज़्यादा संतुष्ट होने जाए, अगली बार और संतुष्टि मिलने लगे। मतलब जितनी बार आप उसको रिपीट कर रहे हैं एक ही समय पे उसमें आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। जबकि ये लॉ कहता है कि हर अगली यूनिट पे आपका सेटिस्फेक्शन घटेगा। तो इन सब चीज़ों में से इस लॉ फेल हो जाता है। मनी एक्सक्लूडेड, मनी मतलब ये आपको पैसे की जब संदर्भ में बात की जाती है, जैसे मान लेगा आपको 100 रुपया मिल गया, तो 100 रुपया मिला तो फिर कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर अगली बार फिर 100 रुपया मिला, तुरंत मिल गया, तब भी तो सेटिस्फेक्शन घटेगा नहीं, फिर 100 रुपया मिला फिर जाएगा। तो ये जितनी बार मिलता जाएगा आपका सेटिस्फेक्शन कभी घटेगा नहीं, जीरो भी नहीं होगा, वैसे ही मेंटेन रहेगा। ठीक, ऐसे है। अगला है इंटॉक्सिकेंट, मतलब कोई चीज़ विषालता चीज़ है, मतलब पॉइजनस चीज़ है कोई, तो उसमें भी अगली यूनिट जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमको सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। जैसे आपको सिंपल एग्रीकल्चर में ले लीजिए कि कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव करता है कोई व्यक्ति, तो मान लीजिए थोड़ा पहले आपने 2 ग्राम का छिड़काव किया, तो हो सकता है कि आपने जिस पेस्ट को मारना चाहा नहीं मरा, फिर 2 ग्राम और अगली यूनिट कर लिया, तो हो सकता है कुछ पेस्ट मर गए, फिर 2 ग्राम और छिड़काव किया तो हो सकता है और कुछ पेस्ट मर गए। ऐसे ऐसे आपने जितना यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं उतना आपका परफॉर्मेंस, आपके सेटिस्फेक्शन आपकी बढ़ती जा रही है, उसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। जो चीज़ छोटे अमाउंट में काम नहीं कर रहा था, दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो ज़्यादा अमाउंट में अच्छा काम कर रहा है, उसकी उपयोगिता बढ़ जा रही है, उससे आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है। तो ये है इंटॉक्सिकेंट में से। और मनी स्कूल बता दिए, पर्सनल हॉबी बता दिए, ये सब 3 अपवाद हैं, और भी एक आध दो हो सकते हैं, फिलहाल इतना। तो यही इतना से आपका ये टॉपिक लगभग समाप्त हो गया है। फिर भी किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है आराम से। ठीक, थैंक यू।